सर सबसे पहली चीज तो भोजपुरी के जितने भी निर्माता हैं मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा सर, आप लोग ये 3-4 एक्टरों पे डिपेंड होना छोड़ दीजिए। सर ये इंडस्ट्री आज से 50 साल पहले भी चल रही थी और आगे भी 50 साल हीरो बन के आ रहा हूँ। मुझे तो पता चल रहा है कि यहाँ तो सभी एक्टरों के रेट लगे हुए हैं। सर ये नहीं होता, ये बॉलीवुड में नहीं होता सर। बॉलीवुड फिल्में हैं, आज वो कहाँ हैं बॉलीवुड को टक्कर दे रहे, तो भोजपुरी क्यों टक्कर नहीं दे रही? उधर के हीरो की कोई उम्र नहीं होती। कमल हसन सर भी 100 करोड़ 500 करोड़ कमा के चले जाते हैं। तो सर ऐसा भोजपुरी में क्यों नहीं हो रहा है? सर मुंबई में ही एक्टर बनते हैं, वहाँ फैक्ट्री है, तो मैं बम्बई गया और मैं जब भोजपुरी के जितने भी स्टार हैं सबके साथ आपने काम किया, आपने स्क्रीन भी शेयर की है, तो क्या ये सच है कि उन लोग के जो को स्टार होता है अच्छा अगर काम करता है तो वो लोग उनके सीन्स कटवा देते हैं, ऐसा रूमर्स है या नहीं? आदाब, हम ही सोनू यादव और आप देख रहे हैं एडी फ्लोर, यानी कि आपका अपना चैनल। दोस्तों आज हमारा इंटरव्यू आज का हमारा बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ जो है बहुत ही बेहतरीन इंसान, बेहतरीन कलाकार, एक अभिनेता के साथ साथ बहुत अच्छे वो नेता भी हैं, समाज सेवक हैं, नवीन शर्मा जी हैं। चलिए नवीन शर्मा जी से बातचीत करते और पूछते हैं कैसा रहा उनका सफर यहाँ तक का। चलिए सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, कैसे हैं आप? नमस्कार, प्रणाम, पूरे एडी फ्लोर परिवार को भी प्रणाम, अपने दर्शकों को भी प्रणाम करता हूं। मैं नवीन शर्मा आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। शुरुआत करते हैं सर आज की बात का। आपने हाल ही में आपकी फिल्म का पोस्टर लॉन्च हुआ है और जो बहुत ही प्यारा पोस्टर है, लोग उसकी बहुत सराहना कर रहे हैं, इंडस्ट्री के काफी लोगों ने सराहना की है, तो क्या बताना चाहेंगे क्या नाम है उस फिल्म का और कैसी होगी वो फिल्म, क्या नया ला रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं दर्शकों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमारी जो नई फिल्म जिसे मैंने साइन किया है सिद्धिविनायक, तो उसका उन्होंने पोस्टर पसंद किया और उस फिल्म के साथ मुझे बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे इंडस्ट्री के और इंडस्ट्री के बाहर के लोगों की आ रही हैं और आपके परिवार का भी धन्यवाद है। और ये फिल्म अभी तक की भोजपुरी सिनेमा में एक अलग तर्ज, एक अलग कहानी और एक अलग लय पे नज़र आ रही है। और इस फिल्म के प्रोड्यूसर यशराज शर्मा जी हैं, जिन्होंने इससे पहले काफ़ी फिल्में उन्होंने प्रोड्यूस की है और मुझे लगता है अच्छे अच्छे स्टारों के साथ की है। तो उन्होंने मुझे इस फिल्म में एज ए हीरो लॉन्च कर रहे हैं और मैं उनका धन्यवाद भी दे रहा हूँ कि एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए उन्होंने मेरे साथ सोचा और मुझे इस फिल्म के लिए लीड किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यशराज जी का, उनकी पूरी टीम का, उनके पूरे लारेना मोशन पिक्चर प्राइवेट लिमिटेड का। सबसे अच्छी बात सर सिद्धिविनायक बातें पहले सिद्धिविनायक का नाम लिया आपने, ये गणपति जी से जुड़ा हुआ, तो क्या फिल्म गणपति जी से जुड़ी हुई होगी? कैसी फिल्म, थोड़ा सा आप बताएं कुछ। देखिए गणपति महाराज तो हमारे बॉलीवुड, भोजपुरी, साउथ सभी की शुरुआत जो होती है गणपति से ही होती है और अगर हमारी एक फिल्म ही गणपति से जुड़ी हो तो वो फिल्म शुभ ही शुभ होगी। और इसके लिए मैं दर्शकों का आभार भी दूंगा कि जिस तरह उन्होंने पोस्टर पसंद किया है उस तरह वो फिल्म को ही पसंद करेंगे और गणेश जी का नाम इस पिक्चर के साथ लगा हुआ है, तो ये फिल्म सुपर हिट होने वाली है और ये फिल्म दर्शकों को बहुत जल्द 2023 में देखने को मिलेगी। कैसी फिल्म होगी? ये भक्तिमय तो नहीं है क्योंकि सिद्धिविनायक नाम दिया है, कैसी होगी कुछ दर्शकों को? ये फिल्म अभी तो वैसे मैं कहानी नहीं बता सकता, मगर मैं अपने दर्शकों से जरूर कहना चाहूंगा ये फिल्म अभी तक की भोजपुरी में एक क्लास मेंटेन करेगी और ये फिल्म आपको साउथ का टच, बॉलीवुड का टच, भोजपुरी का स्टाइल तीनों को मिक्सर करके बनाया जा रहा है, जिसमें हमारे यहाँ बहुत टैलेंटेड लोग इस फिल्म के साथ जुड़ रहे हैं। और जैसा कि मुझे लग रहा है इस फिल्म में जो हम अभी तक भोजपुरी फिल्मों में देखते आ रहे हैं, गांव वही खेत वही, हम इस पिक्चर को शहर के अंदाज से फिल्माएंगे और इस फिल्म के जो कैरेक्टर हैं वो बहुत चुनिंदा कैरेक्टरों को हम फिल्म के साथ जोड़े हुए हैं और इस फिल्म को हम ऐसे तर्ज पे बना रहे हैं ताकि इस फिल्म का जो एक भाव है सिद्धिविनायक वो गिरने ना पाए और फिल्म एक एक्शन मूवीज, रोमांटिक, कॉमेडी सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। कई सेट्स हैं जो मेरे ऊपर फिल्माए जाएंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से इस फिल्म को हम दे सकते हैं। सर बात कर रहे हैं हम, आप अभिनेता तो बहुत अच्छे हैं ही, तो सर आप नेता भी बहुत अच्छे समाज से, तो सर कैसे आप अभिनेता रहकर नेता के कैसे करियर चूज किए, मुझे अभिनेता भी बनना है ऐसा, या फिर नेता हो कि आप अभिनेता बने, क्या है इसका राज, क्या है, क्या होता है? देखिए सबसे पहले तो मैं जरूर कहना चाहूँगा मैं पहले अभिनेता ही बनना चाह रहा था और बन गया। मुझे ईश्वर ने वो आशीर्वाद दिया, मेरी माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया। मैं नेता इसलिए बना कि जो ये नौजवान हैं ये कहीं ना कहीं भटक रहे हैं
इनके पास वो एक ऐसा श्रेय नहीं पहुंच पा रहा है जिसके तहत ये खड़े हो गए। कोई भी नेता आता है वो डायरेक्ट नेता होता है, विधायक जी का बेटा फिर नेता बन जाएगा, कंटिन्यूटी वो बना के रख जाएगा, तो पिताजी की जो सोच लाएगा उसी सोच में वो रहेगा। मगर एक अभिनेता अगर नेता बन के काम करेगा तो वो करेगा जो फिल्मों में करता है। अगर हम फिल्म में हीरोइन की इज्जत बचाते हैं और हीरो की ढुकाई करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए समाज में अगर एक अभिनेता नेता बनेगा तो वो करप्शन को खत्म करने की ताकत रखता होगा, उसको भाव आते होंगे। और मुझे कहीं ना कहीं मैं नौजवानों से बहुत प्रेरित हूँ और मेरा एक संदेश भी है, युवा उन्नाव युवा नवीन, ये मेरा एक परिवार है जिसमें हमारे संपूर्ण उन्नाव और उत्तर प्रदेश के नौजवान जुड़े हुए हैं। अब तो अन्य प्रदेशों के भी नौजवान मेरे साथ हैं, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा आपके माध्यम से। दूसरी चीज़, नेता बनना मेरे लिए गाड़ी बंगले शौक इन सब चीज़ों के लिए मैं नेता नहीं बना हूँ। मेरा एक कर्म है, मैं कर्म फिल्म इंडस्ट्री में करता हूँ, एक बिजनेसमैन भी हूँ और मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई नेतागिरी करता नहीं था, क्योंकि उन्हें समाज के अंदर जो चीज़ें हो रही थी उनको वो शायद देखकर कुछ करना चाहते थे मगर वो नहीं कर पा रहे थे। मगर मेरे अंदर ये था कि यार मैं फिल्मों में काम करता हूँ, फिल्मों से अच्छी अच्छी चीज़ें सोचता हूँ। अगर मैं एक ज़िले में लोगों के बीच रहूँगा, लोगों के साथ काम करूँगा, तो जो मेरी एक अच्छी सोच है उस अच्छी सोच को मैं नेता बनकर लोगों के बीच में जाके करूँ, वहाँ डेवलप पॉलिसी लाऊँ। और सबसे अच्छी बात है, एक नेता को कलाकार बनना बड़ा भारी पड़ सकता है। हाँ जी जी जी। मगर एक अभिनेता सारे चरित्रों को निभा सकता है। तो अगर मैं नेता बनूंगा तो शायद उनके मौफिक काम होगा जो जनता चाहती है। आपने अभी ना थोड़ी देर पहले बोला कि आपका दूर दूर तक आपके घर में या परिवार में कोई पॉलिटिक्स नहीं है, और ये भी मैं जानता हूँ, जहाँ तक मुझे पता है कि दूर दूर तक आपका फिल्म इंडस्ट्री में भी कोई नहीं है। तो कैसे आपके मन में आया था, कैसा रहा कि मतलब यार मुझे करना ही करना है, ये अभिनेता बनना है, कहाँ से शुरुआत की थी? इसके लिए मैं अपनी माँ की प्रेरणा से, और मेरी माँ का सपना था, और बचपन से मुझे आप कह सकते हो फिल्म एरिया, वो जब तक एक एक्टर के अंदर वो बीमारी नहीं हुई ना तब तक वो एक्टर नहीं बन सकता, और उसके लिए एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। तो मेरी माँ से मैंने अपनी प्रेरणा ली और मेरी माँ चाहती थी कि मैं एक्टर बनूँ। मुझे याद है कि जब बाजीगर फिल्म आई थी शाहरुख खान साहब की, अब्बास मस्तान उसके डायरेक्टर थे, तो मेरी माँ ने स्कूल टाइम से छुट्टी लेकर मुझे वो सिनेमा हॉल स्वयं दिखाने ले जाती थी। ये मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था कि मैं स्कूल से, मेरी माँ खुद कहती थी चलो तुमको पिक्चर दिखाते हैं। तो वो बाजीगर फिल्म मेरी ज़िंदगी में बहुत अनुभव लेकर आई। उसकी मैंने बचपन में कहानियाँ देखी, उसकी स्टोरी देखी, फिर वहाँ से कहीं ना कहीं मेरे दिल के अंदर एक अभिनय जुड़ा और मेरी माँ ने बहुत सपोर्ट किया। और कई बार मैं पिताजी से डांट भी खाया, मगर पिताजी बोलते थे भाई हमारे यहाँ तो तुमसे पहले तो कोई स्टेज पे हेलो भी नहीं बोला माइक पे, तुम सीधे एक्शन पे आ गए। तो इसके लिए मेरी माँ ने मेरा साथ दिया और मैं अपनी माँ का धन्यवाद देता हूँ। और मेरी माँ की प्रेरणा है और मैं अपनी माँ की प्रेरणा से एक कलाकार बना हूँ। सर कैसा रहा स्ट्रगल, कितने साल आपने स्ट्रगल किया, कुछ दर्शकों को बताएं, क्योंकि जो कर रहे हैं स्ट्रगल लोग, उन्हें भी एक प्रेरणा मिलेगी आपसे। देखिए, सबसे पहली चीज़, मेरी ज़िंदगी का जो ये स्ट्रगल है 20 सालों का है। मैं सन 2000 में 13 अक्टूबर को मुंबई धरती पे उतरा था। मेरी माँ ने मुझे यहाँ भेजा था और मेरी माँ ने मुझे कहा था कि बम्बई में ही एक्टर बनते हैं, वहाँ फैक्ट्री है। तो मैं बम्बई गया और मैं जब बम्बई गया तो मेरा तो कुछ जानने वाला था नहीं। तो जैसे कि होता है ना कि आप बम्बई जाते हो, पहली बात तो मेरी बहुत कम उम्र थी और लोग मुझे डरा के रखे थे कि बम्बई जा रहे हो, तुम्हें वहाँ लोग बेच देंगे, मार के डाल देंगे। तो ये सब डर भी था, मगर एक कॉन्फिडेंस लेवल मेरी माँ का मेरे ऊपर था, वो मैं कॉन्फिडेंस को लेकर वहाँ पहुँचा था और मैंने स्ट्रगल शुरू किया। एक निर्देशक थे अर्जुन सबलोक सर, वो यश चोपड़ा जी के असिस्टेंट डायरेक्टर थे और कई फिल्मों में मेहमान भूमिका में भी वो आ चुके थे। वो अपनी पहली फिल्म बना रहे थे, ना तुम जानो ना हम, और उस फिल्म में हेमा मालिनी जी की बेटी ईशा देओल डेब्यू कर रही थी, ऋतिक रोशन, सैफ अली खान सर ये उसके लीड एक्टर थे। तो मैं उनसे मिला, लोखंडवाला में उनका ऑफिस था। मैं कैसे पहुंचा और पहुंचते पहुंचते मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने देखा तो मुझे बोले कि तुम एक्टर मसाला नहीं हो। तो मैंने कहा सर मुझे तो पता ही नहीं है, बस मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक्टर ना बनाकर अपना असिस्टेंट बनाया। तो वो मेरी जर्नी शुरू हुई और फिर मुझे 300 रुपये मिलते थे
तो मैं उस 300 रुपये से घर तो भेज नहीं सकता था, तो घर पे वैसे जरूरत ही नहीं थी। बेसिकली वो मेरे लिए बहुत थे, क्योंकि मैं ये सोच कर आया था कि अगर मैं वहाँ कुछ कमाऊंगा तो मैं वहाँ कुछ कर सकता हूँ। मगर मुंबई आज से 20 साल पहले इतनी महंगी नहीं थी, और जैसा कि आज है। हाँ, आज स्ट्रगल कम करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास ऐप्स हैं, बहुत अच्छी कास्टिंग एजेंसियां हैं। उस वक्त ऐसा नहीं था, आपको प्रूफ करना पड़ता था, एक 10-20 फोटो खिंचवानी पड़ती थी, एक फाइल में रखनी पड़ती थी। मैं एकता कपूर के ऑफिस गया, फिर सब टीवी गया। उस टाइम सब टीवी बहुत अच्छा चल रहा था, तो अधिकारी ब्रदर्स का नाम था, तो वहाँ पे जाके देखना पड़ता। महेश भट्ट के ऑफिस में एक सदाशिव साहब थे, वो मुझे बुलाए, मैं वहाँ मिला। तो जो टाइमिंग रहा मेरा स्ट्रगल, वो काफ़ी लंबा रहा। मगर मैं फिर डायरेक्शन पॉइंट पे चला गया। मुझे पहला मौका मिला वासु भागनानी की फिल्म यंगिस्तान की, और वासु भागनानी सर के बेटे उस फिल्म से अपना डेब्यू कर रहे थे। और अच्छी बात ये थी कि वो हमारे यूपी में भी वो फिल्म शूट हुई थी। तो उस फिल्म से मैंने गेस्ट अपीयरेंस दिया, और उस फिल्म से मैंने अपनी एक्टिंग परिभाषा शुरू की। धीरे धीरे फिर मुझे आगे चल के फिल्में मिलती रही। मेरा चाहे व्यवहार समझ लीजिए, मेरे अभिनय। फिर मैंने स्वर्गीय ओमपुरी साहब के साथ काम किया फिल्म गांधीगिरी में, जिसके निर्देशक सनोज मिश्रा जी रहे। फिर लखनऊ सेंट्रल मैंने की, निखिल एडवाणी जिसके प्रोड्यूसर थे, वो फिल्म, फरहान खान उसमें हीरो थे, वो फिल्म की। फिर धीरे धीरे रुद्रा की, और उसके बाद फिर भोजपुरी इंडस्ट्री में जब एंट्री हुई तो मेरी फिल्म रवि किशन जी के साथ आई, रवि धर्म के सौदागर। फिर तो लाइन लग गई, फिर तो आपके सामने सब हाजिर है, चलता तो सर कैसे आप भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ रुख कर दिया? क्योंकि भोजपुरी से आपका बहुत दूर दूर तक नाता नहीं है, क्योंकि लखनऊ में भोजपुरी बोली भी नहीं जाती है, ऐसा आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो अपने अंदर कैसे वो, कैसा मतलब वहाँ का कैसे रहा काम करने के, वो भोजपुरी और हिंदी कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं भारत माँ का बेटा हूँ, और हमारी भारत माँ के अंदर जात और धर्म से बढ़कर हमारा देश है और राष्ट्र है। अगर एक कलाकार काम करता है तो वो कलाकार के रूप में काम करता है, और उसके अंदर वो सारी क्षमता होनी चाहिए कि वो किसी भी भाषा में अपनी कला को प्रदर्शन करने की क्षमता रखना चाहिए। और मैं रहने वाला उन्नाव से, अवध क्षेत्र से, और भोजपुरी फिल्मों में काम करता हूँ। ये मेरे जिले के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, मेरे मित्रों के लिए, आप सब लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं एक सीख है कि अगर आप जीवन में सफलता का प्रयास असफलता से ना करें तो आप कहीं भी सफलता हासिल कर सकते हैं। इसका जीता जागता सबूत मैं हूं कि मेरे 7 पुस्तकों में भोजपुरी भाषा का कोई तालमेल नहीं है, मगर मैंने भोजपुरी फिल्मों में लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद पाया है, कि मेरे लिए बहुत ही बड़ी कृपा है। सर भोजपुरी का जिक्र हो रहा है तो कहना चाहूँगी, आपने भोजपुरी फिल्में की हैं अच्छे से, काफ़ी फिल्में की, बहुत सारे लोग साथ की, हिंदी भी की आपने। तो सर आपको कहीं नहीं लगता है कि हिंदी जो भोजपुरी है कुछ कमियां हैं और जो सुधार की जाए, क्या आपको अनुसार क्या मतलब कि डेवलप कैसे हो भोजपुरी का? क्योंकि देखिए तेलुगु फिल्में एक रीजनल फिल्में हैं, आज वो कहाँ हैं, बॉलीवुड को टक्कर दे रहे हैं, तो भोजपुरी क्यों टक्कर नहीं दे रही? देखिए, सबसे पहली चीज, तेलुगु सिनेमा की बराबरी भोजपुरी अभी नहीं कर पाया। उसका सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ के टेक्नीशियन, वहाँ के कलाकार को टाइम पे शूट पे आए। देखिए, एक फिल्म को आप बनाने के लिए सिर्फ डायरेक्टर को जिम्मेदार ठहराना कहीं भी मैं लगता वाजी नहीं। सबसे बड़ी चीज़ होती है वो किन टीम और किन टेक्नीशियन के साथ काम करता है, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है एक्टर क्वालिटी। हमारे यहाँ भोजपुरी में क्या है ना, सेट पे टाइम पे पहुँचना अभी भी बहुत दूर है। अगर 8 बजे कॉल टाइम होती है तो आज भी अब कुछ ऐसे स्टार बन गए हैं भोजपुरी में। मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, प्लीज़ सर, आप इतने बड़े स्टार बन गए, टाइम का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि आपकी वजह से जो और स्टार उस पिक्चर में काम करते हैं उनकी टाइमिंग खराब हो जाती है। तो मेरा ये अनुरोध है आपके माध्यम से कि भैया टाइम का बहुत ध्यान रखिए। रही बात तेलुगु सिनेमा की, भोजपुरी में पकड़ तो छोड़ दीजिए, बॉलीवुड अभी उनकी टक्कर पे नहीं है। आज की डेट में आप रेशियो देख लीजिए, कोई भी ले लीजिए, उधर रीजनल तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, कुछ भी सब मतलब एक अलग ही लेवल का हो गया। और उधर के हीरो की कोई उम्र नहीं होती। कमल हसन सर भी 100 करोड़ 500 करोड़ कमा के चले जाते हैं। तो सर ऐसा भोजपुरी में क्यों नहीं हो रहा है? सर सबसे पहली चीज तो भोजपुरी के जितने भी निर्माता हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा सर, आप लोग ये 3-4 एक्टरों पे डिपेंड होना छोड़ दीजिए। सर ये इंडस्ट्री आज से 50 साल पहले भी चल रही थी और आगे भी 50 साल चलेगी।
मगर कुछ प्रोड्यूसर्स ये सोच के रखते हैं कि यही 4 स्टार हमारे यहाँ काम करेंगे, बाकी के स्टार जूनियर आर्टिस्ट में काम करेंगे। इसकी वजह से जो सबके दर्शक फैन फॉलोइंग होनी चाहिए, अगर वो धीरे धीरे 50-50 लाख सबके इकट्ठा होंगे तो 500 करोड़ हो जाएंगे, तो हम लोग अपने आप आगे उनका बिखराव। मगर क्या है, हम लोग 4 कलाकार को प्रमोट कर रहे हैं, बाकियों को हम देख ही नहीं रहे। बाकियों को तो आप समझ लीजिए ऐसे देख रहे हैं कि जैसे वो आए और चले गए। सर इससे इंडस्ट्री चलेगी नहीं, क्योंकि आप 4 के फैंस 4 के देख रहे हैं, बाकियों के जो फैंस तैयार हो रहे हैं वो पिक्चर नहीं देख रहे हैं। तो वो जब पिक्चर नहीं देख रहे तो हम डेवलप नहीं कर पाएंगे, हमारी फिल्में बिकेंगी नहीं। तो हमें सबसे पहले निर्माताओं से अनुरोध है, डायरेक्टरों से अनुरोध है सर कि आप और भी देखिए, बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छी अभिनय कर सकते हैं। और सर भोजपुरी में एक तो मैं नोट करना चाहूँगा, हमारे यहाँ जितने सिंगर्स आ रहे हैं बहुत अच्छे गाते हैं सर, मैं सबका सम्मान करता हूँ और उनके अंदर कला भी है और अपनी कला से वो आगे बढ़े हैं। मगर थोड़ा सा आप अभिनय को भी ध्यान दीजिए कि आपकी भोजपुरी इंडस्ट्री में अभिनेता भी लाइन पे खड़े हैं। जी। अब मैं हूँ, मैं फिल्में करता हूँ, मैं गाना नहीं गा सकता भाई, मैं सिंगर नहीं हूँ। अब कुछ निर्माता ये सोचे, डायरेक्टर सोचे कि नवीन शर्मा सिंगर होंगे तो ये गाना गाएंगे फिर इनको हीरो बनाएंगे। तो सर इस तरीके के अभिनेताओं की बहुत श्रृंखला हमारे पास है। अभी हम लोगों को चाहिए कि सर हम लोग अभिनेताओं को मौका दें। मैं उन सभी न्यू एज एक्टरों को अनुरोध करता हूं कि आप लोग भी ये बात रखिए, सर सिंगर होकर एक्टर बनना एक अलग बात है, मगर सर जो अभिनेता होता है वो ऑलरेडी क्वालिटी फेम होता है। सर इंडस्ट्री में दर्शक सभी की फैंस फॉलोइंग है। सर इससे पहले हमारे यहाँ भोजपुरी में सुपरस्टार कुणाल सर सिंगर नहीं थे, सुपरस्टार एकदम राइट, और हम लोग उनके फैन हैं। सर हमने उनकी माई फिल्म देखी, कई फिल्में मैंने उनकी देखी जब वो जवान में, वो सिंगर नहीं थे। सर श्री रवि किशन जी भी सिंगर नहीं है, वो एक्टर है और परफेक्ट एक्टर है। सर आज उन्होंने साउथ में काम किया, मुझे गर्व होता है। सर वो साउथ में अच्छे से चल रहे हैं, बॉलीवुड में उन्होंने 300-400-500 पिक्चरें कर डाली, भोजपुरी में 300-400। सर तो आप सोचिए इंडस्ट्री की सोच बदल। हम कलाकारों को अगर आप आगे बढ़ाने का काम करेंगे तभी सर जिंदगी चलेगी, जर्नी चलेगी। हम 4 लोगों पर डिपेंड नहीं हो सकते। तो मेरा अनुरोध आपके माध्यम से प्लीज उन निर्माता बंधुओं से कि प्लीज सर एक्टरों को भी ध्यान दीजिए, आगे चैन लाइए। ये नए एक्टरों को लेकर बात हो रही है तो मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ। सुना है हमने कई सारी चीज़ें, रूमर्स भी कह सकते हैं, क्या है अभी आप बताएंगे रूमर्स है कि नहीं। आपने बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे स्टार के साथ, भोजपुरी के जितने भी स्टार हैं सबके साथ आपने काम किया, आपने स्क्रीन भी शेयर की है। तो क्या ये सच है कि उन लोग के जो को स्टार होता है अच्छा अगर काम करता है तो वो लोग उनके सीन्स कटवा देते हैं, ऐसा रूमर्स है या नहीं है आप? ये बात तो पूछ क्या मुझे फंसा रहे हैं। तो देखिए क्या बताऊं, ये तो सब राजकाज है, इसके लिए मैं क्या बोलूं, मतलब क्या समझे अब इसको आप देखिए भाई, मीडिया है, आपका परिवार है, आपका धन्यवाद, आप कुछ भी कह सकते हैं, मगर ये है कि हो जाता है। मतलब हाँ भी नहीं कह सकते, ना भी नहीं कह सकते। तो इस इंडस्ट्री में भैया सब सीनियर हैं, उन सबका धन्यवाद है, मगर बाकी है कि मैं आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? क्या बोले इसके बारे में, नहीं हुआ है कह सकते हैं, चलिए जो भी है, मगर ये होना नहीं चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और एक क्वेश्चन ये है सर कि ये जो नए लोग हैं, ये भी है उनका एक आरोप भी कह सकते हैं, उनका आरोप भी है इंडस्ट्री पे, वो अगर अच्छा कंटेंट बनाते हैं, ठीक है, अभी भोजपुरी फिल्मों का सिनेमाघर में कलेक्शन बहुत कम है, तो वो अगर अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, पैसा खर्च करते हैं, और जो म्यूजिक कंपनियां हैं जो उनके ऑडियो वीडियो राइट्स लेती हैं वो उनको अच्छे से सही दाम पे नहीं लेती हैं, क्या ये सही है या झूठ है, या ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप क्या कहें? देखिए सबसे पहली चीज ये तो कंफर्म है कि वो कंटेंट अच्छा लाते हैं, और मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये कंपनियां ऐसा करती हैं, आप बताएं क्या? देखिए ये बहुत अंदर की बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस हिसाब से ये ऑडियो वीडियो सैटेलाइट्स इन लोगों ने फिल्मों को कैप्चर करके रखा है, ये इनकी मर्जी पे डिपेंड होगा। इससे जो और भी कलाकार हैं वो कहीं ना कहीं दब रहे हैं, अब वो गैंग शुरू कर रहे हैं। अगर वो लोग ऐसा कह रहे हैं सर कि मतलब वो अच्छा कंटेंट लाते हैं और उसको पैसा नहीं मिलता सही, तो कहीं ना कहीं ये फिर एक हिसाब से भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत गलत बात भी है। देखिए मैं आपकी बात तो रखता हूँ कि देखिए कंटेंट अच्छे हों,
कलाकार बड़ा नहीं, उसमें कंटेंट अच्छा है, तो उसको अच्छा भाव मिलना चाहिए। और आप अगर बैनर देख के पैसे देते हैं कि उसके बैनर में छोटी फिल्में बनती हैं, छोटे बजट की बनती हैं, मगर कंटेंट बहुत अच्छा है, तो उसको भी एक रात मिलना चाहिए। अब खासकर यहाँ पे इंडस्ट्री में क्या हो गया भाई, मैं तो भोजपुरी में अब हीरो बन के आ रहा हूँ, मुझे तो पता चल रहा है कि यहाँ तो सभी एक्टरों के रेट लगे हुए हैं। सर ये नहीं होता, ये बॉलीवुड में नहीं होता सर जी। बॉलीवुड में फिल्म बनती है, फिल्म बिकती है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर आता है, सेटेलाइट, मगर सर हमारे भोजपुरी में एक्टर का रेट लग दिया गया। अब नवीन शर्मा कल एक्टर एज ए हीरो आ रहा है, अब नवीन शर्मा को 4 प्रोड्यूसर मिलेंगे, वो मेरा एक रेट फिक्स कर देंगे। सर मैं रेट फिक्स करने नहीं आया, मैं कला से काम करने आया। मेरे लिए कला बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मेरी कला अच्छी है, मुझे अच्छे कंटेंट मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि मेरा रेट नहीं होता, मेरी फिल्म का जो रेट होगा वो रेट में आप बात करें। फिल्म अच्छी बनी है, सभी दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए। सर इससे क्या हो रहा है कि जो चैनल्स फिल्में खरीद रहे हैं, उनके एक रेट हो गए कि इस रेट में इस हीरो की इतने मिलेंगे, मगर सर हो सकता है वो अगर वो डायरेक्टली उस पिक्चर को अप्रोच करके अपना सैटेलाइट सिस्टम को मैनेज करे, तो वो फिल्म काफ़ी अच्छा बिजनेस कर सकती है, क्योंकि अच्छा कंटेंट होता है। मगर इन लोगों के हिसाब से क्या है कि आप फिल्म बनाइए, हमें दे जाइए, ये आप करें। सर इससे क्या है ना, कलाकार आगे बढ़ नहीं पा रहा। पहली बात, डायरेक्टर प्रोड्यूसर हिम्मत नहीं कर पा रहा, कह रहा यार इसको लेके अगर हम 1 करोड़ की पिक्चर शुरू करेंगे हमें मिलेंगे 35 लाख, तो मतलब नहीं है सर, तो वो हीरो आगे नहीं बढ़ सकता। तो मेरी अपनी जो सोच कहती है, मैं फ्रीडम हूँ, मैं एक कलाकार हूँ, मुझे अपनी बात रखने में पूरा सक्षम होना चाहिए कि सर एक्टर का रेट नहीं होता है सर, उसकी कला, उसकी फिल्म क्या बनी है उसका रेट होना चाहिए, उसके कंटेंट पे काम होना चाहिए। एकदम सही बात है सर। और बात करेंगे आपकी आगामी फिल्मों की बात करें तो कौन सी फिल्में हैं, क्या नया होगा, और एज ए हीरो आप 2-3 फिल्मों में आ रहे हैं, क्या कहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं एडी फ्लोर परिवार का बहुत आभार देना चाहूँगा, सोनू जी आपका भी बहुत आभार देना चाहूँगा। मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छे मुकाम आए हैं और इस मुकाम से मैं अब शुरुआत कर रहा हूँ। अब एज ए हीरो मैं फिल्में कर रहा हूँ और मेरे साथ सबकी दुआएं हैं। तो एक तो सिद्धि विनायक में कर रहा हूँ, एज ए एक्शन ड्रामा फिल्म है। इसके बाद एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट की हमारे इंडस्ट्री के महान निर्देशक निर्माता भी कह सकते हैं, श्री धीरू यादव जी की फिल्म है मकान। इस फिल्म में भी एक लीड हीरो का कैरेक्टर मिला है और मैं उस पिक्चर का हीरो हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको और आपके परिवार को, आदरणीय पूरी टीम को और डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब को कि जिन्होंने मेरे लिए ऐसा एक अच्छा कॉन्सेप्ट चुना। बाकी कास्टिंग डिपेंड करती है सर पे, मुझे नहीं पता, मगर ये है कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मुझे उनके अंदर काम करने का अवसर मिल रहा है और मैं उत्सुक भी था उनके साथ काम करने, क्योंकि वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो एक अलग चीज़ है, वो अच्छे इंसान बहुत अच्छे हैं। तो अच्छे इंसान के साथ आपको छोटा सा भी मौका मिले ना, कर लेना चाहिए। ये एक कला है मेरी, मैं कला करने आया हूँ और मेरे लिए रोल बड़ा छोटा मायने नहीं रखता है, मेरे लिए मायने रखता है कि सामने वाला व्यक्ति कितना कद्रदान है। तो सर वो कला की कद्रदान है और मैं कला को पेश करने वाला व्यक्ति हूँ। फिर इसके बाद अभी मैं फिल्म करके आया हूँ एक नीलो नितारा, उसमें भी बहुत चैलेंजिंग रोल है मेरा जो मैंने किया। उसके हीरो तो गौरव झा साहब हैं और काजल यादव जी इसके एक्ट्रेस हैं, काफ़ी अच्छे कलाकार हैं, सभी लोग बढ़िया हैं। अच्छे निर्देशक ने भी डायरेक्शन दिया है और यशराज जी उसके प्रोड्यूसर हैं, तो ठीक है, फिल्में चलती रहती। फिर इसके बाद एक फिल्म मैं विद्या बालन जी के साथ कर रहा हूँ, कोलकाता डायरी, और वो फिल्म हिंदी बॉलीवुड फिल्म है और उस फिल्म में बहुत अच्छे रोल में हूँ मैं, और शायद मुझे लगता है लीड पे आ रहा हूँ और ये शुभकामनाएं हैं। और इसके बाद दीवार फिल्म कर रहा हूँ मैं, ये प्रोड्यूसर वसीम खान साहब हैं इसके। मैं इस पिक्चर में मैं और समीम खान दोनों लीड हीरो हैं, तो उस फिल्म में भी आप मुझे एक्शन करते देखेंगे। तो अभी रिलीजिंग पे एक फिल्म आ रही है श्री दिनेश लाल यादव जी और अक्षरा सिंह के साथ, केडी सर की फिल्म है जान लेबू के, वो रिलीज पे है। और एक अभी आर्य बब्बर के साथ हिंदी फिल्म आ रही है शशांक। ये 2 फिल्में भी रिलीज पे हैं, बाकी 4 फिल्में फ्लोर पे हैं और ये फिल्में आपकी दुआओं से चलती रहें, बनती रहें, हम लोग भी रोजी रोटी चलती रहे, प्यार मिलता रहे। क्या कहेंगे जो आगामी जो और लोग हैं स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आपको भी फॉलो करते हैं, क्या कहेंगे उन्हें, क्या इंस्पिरेशन देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रशंसकों और नए आने वाले कलाकार को जरूर बताना चाहूँगा, सर आप अपनी ज़िंदगी का कोई भी मकसद हो, कोई भी लाइन हो, अगर आप जब चुनिएगा तो चलने के कॉन्फिडेंस को, विश्वास को खुद में जगाइएगा, आप कर सकते हैं। अगर एक नवीन शर्मा
अवध क्षेत्र से रहने वाला व्यक्ति भोजपुरी और हिंदी सिनेमा में अपने झंडे गाड़ सकता है, तो आप में भी दम है और आपको भी खुद का गॉडफादर बनना है और आगे बढ़ना है। कभी आप पीछे मत हटिए। कोई आपको बीच बीच में डिस्प्रेस भी करेगा कि आप कर नहीं पा रहे हो, कर नहीं सकते हो, उस वक्त आपको निर्भीकता से उसका पालन करना है कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि करने वाला व्यक्ति ही आज योग्य व्यक्तियों में गिनती होती है। तो हम सब उन सभी नए कलाकारों को मैं स्वागत अभिनंदन भी करता हूँ और अपनी फिल्मों के माध्यम से मैं अवसर भी देता रहूँगा। और खासकर जो कलाकार निराश होकर वापस घर भी आ गए हैं, उन्हें भी कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग किसी भी प्रकार से निराश हैं, आपके अंदर कला है, तो आप मुझे संपर्क भी कर सकते हैं, तो आपका काम जरूर होगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये थे हमारे साथ आज नवीन शर्मा जी। मिलते हैं अगली वीडियो में नए चेहरे के साथ।